everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 9th students, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि मैम आप डेटा लिटरेसी वाला यूनिट कब स्टार्ट करने वाले हो। तो बेटा जी यूनिट 2 क्लास 9th AI का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर एक्सेस कर लेना। क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th AI डेटा लिटरेसी पार्ट 2 को। जी हाँ, और इसी के साथ में इस यूनिट को यहाँ खत्म करेंगे। अभी देखो डेटा बेसिक्स के बारे में हमने कवर किया था। डेटा होता क्या है, डेटा लिटरेसी क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी में क्या डिफरेंस है, बेसिक्स ऑफ डेटा हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया था। आज के इस सेशन में पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ डेटा को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब ये डेटा लिटरेसी वाला यूनिट AI में क्यों दिया है मैम? क्योंकि भाई कंप्यूटर सिस्टम या AI की बात करूं मैं तो इसकी कहानी शुरू होती है डेटा से ही। जैसा डेटा आप दोगे मशीन में, वैसा मशीन आपको आउटपुट देगी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे AI में डेटा का अपना ही अलग इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ डेटा से कंटिन्यू कर रहे हैं और पूरा समझेंगे कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ डेटा होता क्या है, कितने टाइप का डेटा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास डेटा ही डेटा होता है। आप कोई AI मॉडल बनाते भी हो ना, तो उसमें भी आप डेटा देते हो एज ए इनपुट, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। तो जैसा डेटा दोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। वही सिमिलर कहानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा ना, ये वही चीज होती है। ठीक है, तो डेटा क्या हुआ? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो हमने समझा था। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बेसिकली ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते क्या है? ये मीनिंगलेस होते हैं मैम। इनका फिलहाल कोई भी मीनिंग नहीं होता है, दे आर मीनिंगलेस। ठीक है, लेकिन जब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोसेस हो जाते हैं, जब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर प्रोसेस होते हैं तो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। ठीक है जी, आई बात समझ में अच्छे से? तो यही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जिसको हम एज ए नॉलेज गेन करते हैं और कहीं अप्लाई करते हैं तो इंटेलिजेंस डेवलप होती है। बिल्कुल वैसे ही मशीन में भी यही रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को एज ए डेटा प्रोवाइड किया जाता है और मशीन फिर बदले में इंटेलिजेंस को गेन करती है। तभी हम कहते हैं कि एक मशीन ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकती है, ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सकती है। कोई भी AI मॉडल जो है वो ह्यूमंस की तरह मिमिक कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द वन एंड ओनली विच इज नोन एज डेटा। तो इस डेटा के बारे में पता तो होना चाहिए, तभी तो आपको AI मॉडल डेवलप कर पाओगे, राइट? तो डेटा तो समझ में आ गया। नाउ AI इज क्रूशियल विद डेटा सर्विंग एज इट्स फाउंडेशन। वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे। अब आप देखो, पहले जो डेटा हुआ करता था वो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा हुआ करता था, मतलब टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप कॉन्वर्सेशन करते थे। नोकिया वगैरह के फोन याद है ना, प्रीवियस जो कीपैड फोन होते थे उसमें सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और आज आप MMS ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्सचुअल लिंक्स, इवन आप रेटिना स्कैन करके एज ए डेटा कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हो। अपना पूरा जो फिंगर स्कैन है उसको कर सकते हो, राइट? हैंड स्कैन कर सकते हो, लिंक के फॉर्मेट में डेटा को जनरेट कर सकते हो, पोस्ट के फॉर्मेट में डेटा होता है। तो डेटा एवरी डे एवरी टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है कि सम कॉमन टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक। जो कॉमन टाइप की हम बात करें तो वो टेक्सचुअल और न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक फिर फर्दर डिवाइड होता है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट डेटा में। अब पूरा जो आज का सेशन है वो डेटा पर ही बेस्ड है, क्योंकि चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम एज इट्स नोन कि डेटा लिटरेसी, डेटा के बारे में हमें पता करना है। डेटा के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि मशीन किस तरीके से डेटा पर प्रोसेसिंग करता है, कैसा डेटा वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें टेक्सचुअल डेटा की, तो टेक्सचुअल डेटा को कहते हो आप क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, और वहीं जब मैं बात करूं न्यूमेरिक डेटा की, तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, है ना? क्वांटिटेटिव डेटा जिसको आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, विच इज न्यूमेरिक डेटा, विच इज क्वांटिटेटिव जिसको नंबर्स में आप जानते हो। और यदि मैं क्वालिटेटिव डेटा की बात करूं तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि विच इज अ गुड पार्क नियर बाय, आपके आसपास जो है वो कौन सा अच्छा पार्क है। ठीक है, आपके पास 10 मूवीज का कलेक्शन है तो कौन सी अच्छी मूवी है। ठीक है, कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है आपकी सोसाइटी में, तो ये आप क्वालिटी से जज कर पा रहे हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो दिस इज नोन एज टेक्सचुअल डेटा। और वही मैंने कहा कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट और वेट कितना है, तो उसको आप नंबर्स में मेजर करोगे, है ना? तो क्रिकेट स्कोर हो गया, रेस्टोरेंट का बिल हो गया, ये सब क्या हो गए? न्यूमेरिक डेटा की कैटेगरी में आते हैं। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो इट इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। टेक्सचुअल डेटा वर्ड्स और फ्रेजेस से मिलकर बना होता है, जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, जिसमें कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, इनसे मिलकर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और वही न्यूमेरिक डेटा सिर्फ नंबर्स में होता है। अब ये नंबर्स आपके ग्राफिक जो फ्लोट नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, नॉर्मल जो आपके न्यूमेरिक इंटीजर्स होते हैं वो हो सकते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया
जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, आपको स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में जब प्रोसेसिंग करना, आपको किसी चीज का स्टेट निकलवाना है, फॉर एग्जांपल कि कितने एवरेज परसेंटेज पर्सन्स हैं जो कि मेल है या फीमेल है, या कितने सोसाइटी में बच्चे हैं किड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, या कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो 90% मार्क्स से पास हुए हैं, तो दिस इज अबाउट व्हाट न्यूमेरिक डेटा। अंडरस्टूड। और वहीं जो गूगल एलेक्सा सिरी का आप यूज करते हो, ठीक है, होटल्स नियर बाय अस, तो वो होटल्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, नाम बता देता है कि इतने इतने किलोमीटर पर ये सारे होटल्स हैं। ओके, तो वो नेचुरल लैंग्वेज, आपके नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा होता है, दिस इज टेक्सचुअल डेटा। सर्च इंजिन ऑन द इंटरनेट आर ऑन एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचुअल डेटा। सर्च इंजिन में जो आप गूगल क्रोम पे, चैट जीपीटी पे जो भी सर्च करते हो ना, कंटेंट लिखते हो ना, जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो सब टेक्सचुअल डेटा के अंदर आता है। ठीक है, और एनी मेजरमेंट रीडिंग वैल्यूज काउंट एज न्यूमेरिक डेटा। तो अब आपको टेक्सचुअल डेटा को क्वालिटेटिव क्यों कहा गया और न्यूमेरिक डेटा को क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया, ये समझ में आ गया। इसको और डिटेल में आज के सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में चैप्टर में दिया हुआ है ना, एक्वायरिंग डेटा प्रोसेसिंग, राइट, ये वही पार्ट हम कवर कर रहे हैं। नाउ न्यूमेरिक डेटा को अगर फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो इट इज इन कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा। अभी कंटिन्यूअस क्या होता है, दैट इज कंटिन्यूअस जिसमें हाइट, वेट, टेम्परेचर, वोल्टेज जो न्यूमेरिक डेटा होता है ये कंटिन्यूअस आ जाता है। और वही डिस्क्रीट की बात करें तो दैट कंटेन्स ओनली होल नंबर्स, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, वो डिस्क्रीट होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, अब क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो डेसिमल में तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स्ड होंगे, 10, 20, 50, 60। अंडरस्टूड दिस थिंग, है ना। तो ये ऑलवेज इन होल नंबर, नॉट इन डेसिमल्स। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा डेसिमल में हो सकता है, हाइट आपके डेसिमल में हो सकती है, परसेंटेज आपके डेसिमल में हो सकते हैं, बट डिस्क्रीट डेटा विल नॉट बी इन डेसिमल, डेसिमल में नहीं होगा, वो होल नंबर्स में, कंप्लीट नंबर्स में होगा, विच इज डिस्क्रीट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका है ना। तो अब कितने टाइप के डेटा हो गए बेटा, टेक्सचुअल एंड न्यूमेरिक। जो मशीन है वो इन दो टाइप के डेटा को प्रोसेस करती है, न्यूमेरिक कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट में हम मेजर कर सकते हैं, राइट। अब डेटा टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन 3 डोमेन्स ऑफ एआई। जैसे मैंने कहा कि एआई की कहानी बेस्ड है डेटा पर ही, आप जैसा डेटा दोगे मशीन में वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो एक्चुअल में जो टाइप ऑफ डेटा अभी हमने देखा वो एआई में किस डोमेन में यूज किए जा रहे हैं। तो अभी मैंने टेक्सचुअल डेटा बताया आपको कहाँ यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जो एआई की अपने आप में ही एक मेन और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक मेन इंपॉर्टेंट डोमेन है। वैसा ही अगर हम बात करें तो आपका मशीन लर्निंग होती है और कंप्यूटर विजन होता है ना। न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिकल डेटा फील्ड में यूज किया जाता है, डेटा को एनालाइज करने में यूज किया जाता है। तो ये कुछ फील्ड्स के नाम है जहां हम इन टाइप्स ऑफ डेटा को यूज कर रहे होते हैं। पहला है यहाँ पे विजुअल डेटा, मतलब आपका कंप्यूटर विजन, जहां पे इमेजेस, वीडियोस को प्रोसेस किया जाता है। सीवी, कंप्यूटर विजन इज द फील्ड ऑफ एआई वेयर इमेजेस और वीडियोस प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस के फॉर्म में जो डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। वहीं बात करें डेटा साइंस, जो अपने आप में ही एक एलॉबरेट टर्म है, मतलब अब तो डेटा साइंस नाम का एक सब्जेक्ट आ चुका है। मतलब सुनो, पहले सिर्फ कंप्यूटर साइंस हुआ करता था, फिर आईपी आया, आईटी आया, है ना, साइबर सिक्योरिटी आया, मतलब फिर धीरे धीरे एआई ने अपना जो है कदम रखा है, यहाँ पे एआई ने अपनी जगह बना ली। अब एआई पर बेस्ड जितने टर्मिनोलॉजीज, जितने मेजर डोमेन्स है, वो अपने आप में एक एक सब्जेक्ट्स में डिवाइड होते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? तो डेटा साइंस नाम की जो डोमेन है वहां पे टेक्सचुअल डेटा को मैनेज किया जाता है, मतलब कैसे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में। मतलब जो भी आप बोलते हो, जैसे भी आप वर्ड्स, फ्रेजेस के थ्रू सर्चिंग करते हो सर्च इंजन वगैरह पे, है ना, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में चाहते हो कि मशीन आंसर कर दे, तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम का एक डोमेन होता है। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूमेरिक डेटा, जिसमें टेबल, एक्सेल शीट्स वगैरह आ जाती है। ये स्टैटिस्टिकल डेटा की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी इस डायग्राम से। अब आपके लिए एक होमवर्क, ये आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा डेटा है यहां से जो कि क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है, मतलब टेक्सचुअल और न्यूमेरिक है। देखो बताओ, टेम्परेचर क्या है, जेंडर क्या है, शू साइज क्या होगा, फेवरेट कलर क्या है, वेट ऑफ पर्सन क्या है। दिस इज योर होमवर्क। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। टेम्परेचर, जेंडर, शू साइज, फेवरेट कलर और वेट ऑफ अ पर्सन, ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेटा एक्विजिशन और एक्वायरिंग डेटा। अब यहाँ पे हम कहानी में आगे बढ़ चुके हैं डेटा की, और अब जानेंगे कि एक्चुअल में ये जो हमने टाइप्स ऑफ डेटा देखा, इसको कैसे एक्वायर किया जाता है, इसको कैसे आप कलेक्ट करते हो और इसको कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा एक्विजिशन होता क्या है, क्योंकि 2 मार्क्स की में ये डेफिनेशन आती है। डेटा एक्विजिशन ऑल्सो नोन एज एक्वायरिंग डेटा, मीन्स कलेक्टिंग डेटा, रिफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ गैदरिंग डेटा। ओके जी, दिस इन्वॉल्व्स सर्चिंग ऑफ डेटा सेट सुटेबल फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स। किसी भी एआई मॉडल को ट्रेन
करने के लिए वी नीड टू गिव सम डेटा, ठीक है, हमें उसको डेटा देना होगा, अदरवाइज मशीन कैसे कोई भी टास्क को प्रोसेस कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए पहले तो डेटा आपके पास में आना चाहिए, आपको डेटा को कलेक्ट करना होगा, तभी तो आप मशीन को डेटा दे पाओगे, राइट। सो द प्रोसेस टिपिकली कंप्राइजेस 3 की स्टेप्स। इस प्रोसेस के लिए 3 की स्टेप्स होती हैं। अब वो 3 की स्टेप्स क्या है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेटा एक्विजिशन एंड व्हाट आर इट्स स्टेप्स। तो गेट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। डेटा एक्विजिशन की 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट तो ये डेटा डिस्कवरी, जिसमें हम डेटा सेट्स को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, मशीन को किस टाइप का डेटा देना है वो सर्च करके आपको मशीन को प्रोवाइड करना होता है। तो फर्स्ट इज डेटा डिस्कवरी, सेकंड इज डेटा ऑग्यूमेंटेशन। अभी डेटा ऑग्यूमेंटेशन क्या है? एडिंग मोर डेटा टू द एग्जिस्टिंग डेटा। अब जितना डेटा आपने दिया आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, मुझे इसको और डेटा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी हाइट मशीन को प्रोवाइड किया, ठीक है, अब वो हाइट हमने फिक्स्ड नंबर में लिया, लेकिन मान लो कि जो हाइट्स है स्टूडेंट्स की वो डेसिमल में भी हो गई, तो क्या करोगे? तो आपको उसको और रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करना होगा। दिस इज नोन एज डेटा ऑग्यूमेंटेशन, कि एग्जिस्टिंग डेटा में आपको और डेटा को ऐड करके प्रोवाइड करना होता है। नाउ थर्ड इज डेटा जनरेशन। अब जब मशीन के पास में डेटा आ जाता है तो मशीन क्या करती है? डेटा को जनरेट करने की कोशिश करती है। या फिर हम ऐसा बोले कि मान लो आपने किसी चीज से रिलेटेड डेटा मशीन को नहीं दिया, तो मशीन खुद से डेटा जनरेट करने की कोशिश करती है प्रीवियस डेटा के बेसिस पर। तो थर्ड इज डेटा जनरेशन। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ द मशीन एक्वायर द डेटा, मशीन कैसे डेटा को एक्वायर करता है, ठीक है। या एआई मॉडल में जब भी आप डेटा देते हो तो वो आपको डेटा किस तरीके से प्रोवाइड करना होता है ताकि मशीन के पास में डेटा की कमी ना हो, वो उस डेटा के बेसिस पर आउटपुट ले सकता है, आंसर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब एक्वायरिंग डेटा सैंपल डेटा डिस्कवरी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली स्टेप क्या है? डेटा डिस्कवरी, है ना। सो इट्स लेट्स से वी वांट टू कलेक्ट डेटा फॉर मेकिंग सीवी मॉडल फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार। अभी देखो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए बेसिकली आपको अच्छे से पता है कि उसके पास पहले से प्रीवियस में डेटा होना चाहिए, है ना। सेल्फ ड्राइविंग कार जहां भी जाती है उसको अलग अलग व्यू मिलता है हर जगह का, कहां उसे ब्रेक लगाना है, किस तरीके से टर्न करना है, ये सब उसको ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो इसके लिए पहले से उसके पास में ये सारा डेटा होना चाहिए। सो वी विल रिक्वायर पिक्चर्स ऑफ रोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन रोड्स। ऑब्वियस सी बात है कि आपको रोड्स की पिक्चर्स, रोड पे जितने ऑब्स्टिकल्स, जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, स्टोन्स, पत्थर वगैरह, जो 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 चीजें होती हैं वो सबकी इमेजेस आपको देना होगा। घर, हाउस, बिल्डिंग्स, शॉप्स, एवरीथिंग, है ना। वी कैन सर्च एंड डाउनलोड दिस डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। अब ये डेटा आप उस मशीन को दोगे कहां से? तो पहले आप खुद भी डिस्कवर करोगे सारी चीजों को, है ना, आप पहले सर्च करोगे सारी चीजों को, तब मशीन उसको एक्सेस कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको इन सारी इमेजेस को इंटरनेट से सर्च करना होगा, सर्च करके एज ए इमेज के फॉर्मेट में आपको पर्टिकुलरली मशीन तक प्रोवाइड करना है, जिसको कहते हैं डेटा डिस्कवरी। अभी कहानी समझ में आ गई डेटा डिस्कवरी की अच्छे से। नाउ डेटा एक्वायरिंग में सेकंड स्टेप है डेटा ऑग्यूमेंटेशन, मींस इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा बाय एडिंग कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा विद स्मॉल चेंजेस, ठीक है। अभी एक जैसा डेटा दोगे तो मशीन एक ही जैसा आउटपुट करेगी। मान लो कि किसी यूजर ने वेरिएशन के साथ में कुछ चीजें दी, तो वहां पे मशीन को भी वेरिएशन के साथ में आउटपुट देना होता है ना। सो इमेज गिवन हियर डजंट चेंज, बट वी गेट डेटा ऑन इमेज बाय चेंजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक कलर एंड ब्राइटनेस। ऑब्वियस, अभी देखो आपने जो इमेजेस दे दी मशीन को, सेल्फ ड्राइविंग कार को कुछ रोड की इमेजेस दे दी, कुछ बिल्डिंग का व्यू दे दिया, वो ऑलवेज सेम तो नहीं होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार अलग अलग जगह पर लोकेट करेगी, अलग अलग जगह जाएगी, वहां पे कलर, ब्राइटनेस, सब चीजें डिफरेंट होगी। तो वही सेम चीज यहां लिखी हुई कि डेटा ऑग्यूमेंटेशन में हमें नए डेटा को स्लाइटली ऐड करना होता है, या जो एग्जिस्टिंग डेटा दिया हुआ उसको चेंज कर करके प्रोवाइड करना होता है ताकि मशीन सही तरीके से डिसीजन ले सके। ओके, नाउ थर्ड इज सैंपल डेटा जनरेशन। अब जब आपने डेटा प्रोवाइड कर दिया मशीन को, डिफरेंट डेटा से उसको अवेयर करवा दिया है, नाउ डेटा जनरेशन रिफर्स टू द जनरेटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा यूजिंग सेंसर्स। मशीन जो है अब यहाँ पे सेंसर्स का यूज करेगी और डेटा जनरेट करने की कोशिश करेगी। रिकॉर्डिंग टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा जनरेशन, ठीक है। रिकॉर्डेड डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ सुटेबल फॉर्म। जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, हार्ड ड्राइव वगैरह में एक सुटेबल फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हो। डन, इतना समझ में आ गया। चलो अब ये डेटा आता कहां से है, इसके सोर्सेस की यदि बात की जाए तो 2 टाइप के सोर्सेस है, प्राइमरी डेटा सोर्स एंड सेकेंडरी डेटा सोर्स। याद रखना, प्राइमरी डेटा सोर्स की बात करूं तो प्राइमरी डेटा सोर्स में मान लो मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी में टोटल कितने नंबर ऑफ हाउसेस है ये पता कर लो, तो आप क्या करोगे? घर बैठे तो काउंट नहीं करोगे, आपको बकायदा जा जाके जो है इंफॉर्मेशन लेनी होगी, या आपकी सोसाइटी में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या किड्स है अलग अलग एज ग्रुप के,
तो भाई बताओ अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको अगेन विजिट करना होगा, सर्वे करना होगा और प्रॉपर एंट्री करनी होगी, जिससे आप एक डेटा तक पहुंच पाओगे कि भाई इतने एज ग्रुप में इतने नंबर ऑफ किड्स या चिल्ड्रंस आपकी सोसाइटी में अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आप क्वेश्चनायर्स करवा सकते हो। ठीक है जी, तो वही सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनायर, दीज आर दी जनरल मेथड्स और वी कैन से प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का, डेटा एक्वायर करने का प्राइमरी सोर्स होता है, जिसमें हम डेटा को मेंटेन कहाँ करते हैं, एक्सेल शीट्स में। देखो जो एक्सेल शीट्स होती हैं, आपका गूगल शीट्स में भी आप डेटा को मेंटेन कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो टेबुलर फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक डेटाबेसेस, एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम आ जा रहे हैं पर्सन्स के, हाइट, वेट, एज, रेसिडेंस, कहाँ रहते हैं, उनकी फेवरेट हॉबी क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज द प्राइमरी सोर्स, वी कैन से टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा आप मेंशन करते हो, मेंटेन करते हो ना, वो प्राइमरी सोर्स होता है। फिर वो आप कैसे भी डेटा को एक्सेस करो, बट मेंटेन इसी तरीके से किया जाता है। ओके, नाउ सेकंड इज सेकेंडरी डेटा सोर्सेस। अभी प्राइमरी तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अगर सेकेंडरी डेटा सोर्स की बात करूं तो ये भी एक डेटा कलेक्शन का ही मेथड होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस के थ्रू। अब सेकेंडरी में एक्सटर्नल सोर्सेस क्या आ जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस में आपके आ जाएंगे सपोज गूगल डेटा सेट है ना, गूगल क्रोम से आप कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है जहां से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ गवर्नमेंटल वेबसाइट्स या डेटा सेट्स है जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सेकेंडरी डेटा सोर्सेज होते हैं, जिसमें देखो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूए, इंडिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आर ओपनली शेयरिंग द डेटाबेस ऑफ वेरियस पोर्टल्स। अलग अलग पोर्टल्स पे आप इनके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हो। आप कैसे एक कंट्री में बैठे दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च, राइट। नाउ सेकेंडरी सोर्स भी समझ में आ गया और प्राइमरी डेटा सोर्स भी समझ में आ गया। अब यदि आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा इज द डिफरेंट थिंग, जिसमें टेक्सचुअल और न्यूमेरिक आया, सोर्सेज ऑफ डेटा इज डिफरेंट थिंग, अंडरस्टूड। इनकी मेथड्स पूछ ली कि प्राइमरी में कौन कौन सी मेथड्स होती है, तो इंटरव्यू, सर्वेज, क्वेश्चनायर्स, ये सब प्राइमरी में आ जाता है। और सेकेंडरी में क्या आएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज, है ना, राइट। अब गुड डेटा और बैड डेटा क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि अगर हम इनको कैटेगराइज करें कि कौन सा डेटा मशीन के लिए गुड है और कौन सा डेटा मशीन के लिए बैड है। जैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, सिखाया जाता है कि नहीं, तभी तो हमारे अंदर आज इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है कि हमें पता है कि ये काम गलत है, ये नहीं करना, डांट पिट जाएगी, और ये काम सही है, ये करेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी। अंडरस्टूड। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स वही मैनर्स, एटिकेट्स आपको बचपन से सिखाते आ रहे हैं, तभी तो ये इंटेलिजेंस आज हमें डेवलप हो पाई है। सिमिलरली मशीन को भी बताना होता है कि कौन सा डेटा गुड है और कौन सा डेटा बैड है। तो गुड डेटा कैसे डिफाइन करोगे भाई, मशीन को कैसे बताओगे कि गुड डेटा क्या है, तो यहां पे मशीन को आपको बताना होगा कि जो इंफॉर्मेशन वेल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में मशीन को दी जा रही है ना, जो एक्यूरेट है, जिसमें कोई भी एरर या मिस्टेक नहीं होती है, जिससे डेटा कंसिस्टेंटली सुविधा पूर्वक एक्सेस किया जा सकता है, जो क्लियरली प्रेजेंटेड होती, कोई भी एम्बिग्यूटी या किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ नहीं होती है, एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन विच इज रिलेवेंट टू आवर रिक्वायरमेंट, जो यूजर के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, वो गुड डेटा की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बैड डेटा की तरफ। तो बैड डेटा क्या हुआ मैम, वो इंफॉर्मेशन जो स्कैटर्ड है, जिसको सर्च करने में, ढूंढने में टाइम लग रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इनकरेक्ट वैल्यूज है, राइट, जो मिसिंग है, जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है या डुप्लीकेट वैल्यूज, एम्बिग्यूटी जैसी कंडीशंस आ रही है, जो क्लियरली प्रेजेंट ना होकर पुअरली प्रेजेंट की गई है, एंड विच इज नॉट रिलेवेंट टू आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज बैड डेटा। अब यदि एग्जाम में डिफरेंस आ गया कि व्हाट इज गुड डेटा एंड बैड डेटा, तो बता पाओगे आप, तो हमें मशीन को भी समझाना और सिखाना पड़ता है, अदरवाइज मशीन ऐसे खुद से ट्रेन नहीं होती है, मशीन को भी ट्रेन करना पड़ता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है जिसमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसमें नॉलेज डेवलप करते हो, कैसे, उसको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, वो नर्सरी, केजी नर्सरी, प्री नर्सरी में धीरे धीरे नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश करता है। अब आप 9th क्लास में आकर आप ये सारी चीजें कैसे समझ पा रहे हो, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को, लैंग्वेज को कैसे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि आप में भी वो सारी चीजें, आपके ब्रेन में भी वो सारी चीजें डेवलप की गई। बिल्कुल मशीन में भी वैसे ही एक ब्रेन होता है, जिसमें हम मशीन में डेटा डालकर उसको ट्रेन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्वायरिंग डेटा। डेटा को एक्वायर करने के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है या कौन सी गुड वे है जिसके थ्रू आप एक अच्छे तरीके से डेटा को एक्वायर कर सकते हो या मशीन को प्रोवाइड कर सकते हो। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। वेबसाइट से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो जिसको वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। सेकंड, देयर आर डिफरेंट टूल्स दैट कैन हेल्प अस टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेबसाइट्स। अब वेबसाइट से भी डेटा को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। आप वहां से फाइल्स को ऐसे डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, वहां भी उसके लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। व्हाइल वेब स्क्रैपिंग इज नॉट इलीगल, नाउ यूजिंग डेटा विदाउट परमिशन इज इलीगल। देखो क्या लिखा हुआ है कि वेब स्क्रैप करना या वेबसाइट से डेटा उठाना है ये इलीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना किसी परमिशन के या कॉपीराइट डेटा आप यूज कर रहे हो वो इलीगल है। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो समटाइम्स जो डेटा आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, मान लो गूगल से आपने कोई इमेज उठा ली, अगर वो इमेज परमिशन के थ्रू आपको एक्सेस करनी होगी तो ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे, और अगर उसको बिना परमिशन के यूज कर ली तो वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन वी नीड टू मेक श्योर दैट द डेटा सोर्स अलाउज डेटा स्क्रैपिंग, ठीक है, वही लाइन लिखी हुई है कि जब आप डेटा को एक्वायर कर रहे होते हो, डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, मेक श्योर कि डेटा इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज, वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल है तो ही हम उसे यूज करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिसेस में यदि बात करें तो एथिकल कंसर्न की यदि बात करें, डेटा एक्विजिशन में जो एथिकल कंसर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो व्हाइल जनरेटिंग डेटा एंड चूजिंग डेटा सेट certain ethical issues can be addressed before they occur। जब आप एक डेटा सेट चूज कर रहे होते हो, जब आप कोई डेटा को गैदर कर रहे होते हो, मशीन को देने वाले होते हो, तो मशीन कहीं ऐसे कोई डेटा को यूज ना कर ले और ऐसा कोई आउटपुट जनरेट ना कर दे जो इलीगल हो, जो कॉपीराइटेड मटेरियल का हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए हमें पहले चेक करना होता है। तो सबसे पहला एथिकल कंसर्न ये होता है, दैट इज बेस। बेस मींस व्हाट? टेक स्टेप्स टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड एनी प्रेफरेंसेस फॉर पार्शियलिटी इन डेटा, ठीक है। देखो अब डेटा में भी किसी तरीके की कोई पार्शियलिटी ना हो, ये चीजें हमें चेक करनी होती है, तो हमें वो स्टेप उठानी होती है जिससे कि हम कोई भी इस तरीके की पार्शियलिटी वाले फीचर को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, जो हमने एआई के एथिक्स पढ़े थे वही सारे यहाँ पे डेटा एथिक्स में भी आ रहे हैं। सो डोंट पैनिक, फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा था वो लिख सकते हो, बट इट इज रिलेटेड विद डेटा ओनली। ओके, कंसेंट की बात करें तो टेक नेसेसरी परमिशंस बिफोर कलेक्टिंग और यूजिंग इन इंडिविजुअल्स डेटा। भाई किसी का कोई आर्टिकल है, किसी की कोई इमेज है जो किसी यूजर ने पर्टिकुलरली इंटरनेट पे दी हुई है, उस पर कॉपीराइट लगा हुआ है, उस पर उसका वाटरमार्क लगा हुआ है, तो फर्स्ट आस्क टू दैट यूजर एंड देन यू कैन यूज इट। अंडरस्टूड? विदाउट परमिशन डोंट कलेक्ट दैट टाइप ऑफ डेटा। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो एक्सप्लेन हाउ यू इंटेंड यूज ऑफ कलेक्टेड डेटा, डू नॉट हाइड इंटेंशंस, ओके। और एनोनिमिटी की बात करें तो यहाँ पे डुप्लीकेशन की बात आ जाती है। प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु इज सोर्स ऑफ डेटा। जिसका डेटा आप उठा रहे हो, जिसकी इमेज, जिसका आर्टिकल, जिसकी कुछ लाइंस लिखी हुई है, वो यदि आप एक्सेस करने वाले हो, अपनी मशीन को देने वाले हो, वो उसमें आगे प्रोसेस करेगा फर्दर, तो ये जरूरी है कि आप उसको पैराफ्रेज करो, उसको साइट करो अकॉर्डिंग टू दैट या अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर और यूजर वी कैन यूज दिस, ओके। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस इन केस ऑफ मिसयूज ऑफ डेटा। अगर गलती से डेटा का मिसयूज होता भी है तो किसी पे ब्लेम नहीं करना है, किसी को क्लेम नहीं करना है। दिस इज व्हाट कि जो आपने किया हुआ, जैसी मशीन आपने बनाई हुई है वो आपके अंडर कंसिडरेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कुछ अच्छा भी होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बुरा भी होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग, ओके। सो दीज आर दी एथिक्स। आता है 2 नंबर में क्वेश्चन, तो यही लिख कर आना कि एथिकल कंसर्न्स क्या हो गए? बेस, कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके जी, चलिए नाउ यूजेबिलिटी ऑफ डेटा। ये सभी डेटा प्री प्रोसेसिंग के फीचर्स हैं बेटा। यहां से हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब डेटा को यूज कैसे करना है, इसके क्या फीचर्स हैं, और डेटा को प्रोसेस करने के पहले खुद आपको उसको प्री प्रोसेस करना होता है। मतलब मैं मशीन को आंख बंद करके कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर दूंगी, है ना। हम जो भी डेटा देंगे उसको पहले हम प्री प्रोसेस करेंगे कि हम मशीन को क्या डेटा दे रहे हैं। कोई भी एआई मॉडल जब डेवलप होता है, यदि मैं मेटा एआई की बात कर लूं या चैट जीपीटी की बात कर लूं, तो उसके पास जो डेटा गया वो ऐसा कुछ भी डेटा नहीं गया, पहले उसको प्री प्रोसेस किया गया। जहां से गूगल से अगर डेटा उठा रहे हो आप, तो पहले उसको एक डमी डेटा के फॉर्मेट में ट्रेन किया गया, उसके बाद वो डमी डेटा हटा के उसको प्रॉपरली प्रोसेस्ड डेटा दिया गया, जिसके बेसिस पे अब वो फर्दर काम कर पा रहा है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपको क्या करना है, 3 प्राइमरी फैक्टर्स हैं। डेटा को सबसे पहले तो उसकी यूजेबिलिटी चेक करना है, जो बेसिकली डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे कि हाउ
या विच टाइप ऑफ डेटा यू आर प्रोवाइडेड टू द मशीन। सो इट डिफाइंस कि ये कहाँ स्टोर है, किस तरीके से स्टोर है। तो सबसे पहला फॉर्मेट होता है वेल स्ट्रक्चर्ड। आप मशीन को जब भी डेटा दो तो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा दो ताकि मशीन उसको प्रॉपरली एक्सेस कर सके, वहां से जो है डिसीजन ले सके इजीली। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, परचेस आईडी लिखा हुआ है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बर्थडे, कंट्री। तो ये हमें देखकर समझ में आ रहा है कि ये एक गुड स्ट्रक्चर बना हुआ है डेटा का, जहां पे शीट्स के फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया गया है और हर एक इंडिविजुअल के डेटा को स्टोर किया है कुछ सेट ऑफ रूल्स के फॉर्मेट में। यहाँ पे नंबर आएंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स और टेक्सचुअल डेटा स्टोर किया जाएगा, यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में डेटा आएगा, कंट्री में सारे टेक्सचुअल फॉर्मेट में कंट्री के नेम्स आएंगे, राइट। अब यदि सेम डेटा, सपोज पहला यहाँ पे लिखा हुआ है डेविडसन मिकेल, ठीक है, अभी उसका डेट ऑफ बर्थ ये है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट है। अगर इसे आप इस पैराग्राफ में लिखते हो और फिर मशीन को देते हो तो कितने सारे पैराग्राफ्स, कितना सारा भर के एक डॉक्यूमेंट आप रेडी कर दोगे, है ना। सो माइकल डेविडसन लिव्ड इन यूनाइटेड स्टेट, ही वाज बोर्न इन दिस, जिम वाइटो लिव्स इन यूनाइटेड किंगडम, ही वाज बोर्न ऑन दिस, टॉम जॉनसन। तो देखो इस तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा जो एक पुअर स्ट्रक्चर होगा, और ये होगा आपका एक गुड स्ट्रक्चर जो स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की जा रही है कि डेटा जब आप मशीन को देते हो तो वो पहले से प्री प्रोसेस होना चाहिए, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके का डेटा आप मशीन को दे रहे हो मशीन उसको सही से एक्सेस कर पाएगी या नहीं, उसके बेसिस पे सही से डिसीजन ले पाएगी या नहीं। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है डेटा को प्रोसेस करने के पहले प्री प्रोसेसिंग में, विच इज क्लीननेस। अब क्लीनलीनेस क्या होता है? क्लीनलीनेस मींस व्हाट? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप जिस रूम में रहते हो अगर वो रूम थोड़ा मेसी सा होगा, मतलब वहां पे सारी चीजें फैली होंगी इधर उधर, आप अपनी वार्डरोब जैसी खोलोगे तो सारे कपड़े आपके ऊपर आ जाएंगे, मतलब वार्डरोब भी सही से अरेंज नहीं है, आपका रूम भी प्रॉपर क्लीन नहीं है, तो आपको एक तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ना उस रूम में जाना अच्छा लगेगा, ना वहां पे आपको कुछ भी काम करने में मन लगेगा, क्योंकि सारी चीजें फैली हुई है। कुछ सर्च भी करोगे तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सर्चिंग में टाइम लगेगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो जैसे आप परेशान होंगे, पैनिक होंगे उस टाइम पे, तो वैसे ही मशीन के लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीजों को सर्च करना अगर आप क्लीननेस के साथ में डेटा प्रोवाइड नहीं करते हो। तो सेकंड फीचर होता है यहाँ क्लीननेस मींस कि डेटा इज फ्री फ्रॉम डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट से फ्री होना चाहिए, मिसिंग वैल्यूज नहीं होना चाहिए, फिल्ड वैल्यूज आपको देना है सारी, आउटलायर्स एंड अदर एनोमलीज दैट में अफेक्ट इट्स रिलायबिलिटी एंड यूजफुलनेस फॉर एनालिसिस। मशीन डेटा को सही से एनालाइज कर सके, सही से एक्सेस कर सके, रिलायबल वे में आपको सारी चीजें उसको प्रोवाइड करना है बिना डुप्लीकेशन के, बिना मिसिंग वैल्यूज के, सो दैट मशीन टेक्स डिसीजन फास्ट। और इसी को कहते हैं हम क्या है यहाँ पर क्लीनलीनेस, कि आपको डेटा क्लीन डेटा एज ए इनपुट जो है मशीन को प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप देखो ये सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है 2 बार रिपीट, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डेटा को क्लीन कर रहे हैं। अब डेटा क्लीनिंग में हमने उस नंबर को डिलीट कर दिया तो सिंगल नंबर यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। अंडरस्टूड? और फिर इस डेटा को हम मशीन को प्रोवाइड करेंगे। गॉट इट? चलिए, थर्ड इज एक्यूरेसी। ऑलवेज द डेटा मस्ट बी इन एक्यूरेट वे। एक्यूरेसी, जितना एक्यूरेट डेटा दोगे उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। फिर से बता रही हूं कि यही सेम कहानी है जो शुरुआत से लेकर एंड तक हमने समझनी है। एक्यूरेसी इंडिकेट्स हाउ वेल द डेटा मैचेस रियल वर्ल्ड वैल्यूज। अभी देखो डेटा तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन वो रियल वर्ल्ड वैल्यूज से मैच करना चाहिए। मान लो मैंने कहा कि आपकी सोसाइटी में 50 हाउसेज हैं और 50 हाउसेज में मान लो 200 या 500 लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इतनी फैमिलीज हैं और इतने लोग रहते हैं। डन। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने लिख दिया 1 लाख लोग रहते हैं, 2 लाख लोग रहते हैं, आपने इतना बड़ा बिग वैल्यू वहां पे इंसर्ट कर दिया मशीन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा आप दे रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, इट मैचेस विद द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड से मैच करेगा तभी जो आंसर होगा ना वो एक्यूरेट और रिलायबल होगा। मशीन के लिए भी एक्चुअल वैल्यू को पता कर पाना जो है वो सही होगा। सो यहाँ पे वही लाइन है कि मशीन पे लोग ट्रस्ट कब करेंगे? जब वो सही आंसर देगा। अभी चैट जीपीटी पे आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, व्हाई? बिकॉज मैम वो हमें करेक्ट आंसर दे रहा है, दैट इज व्हाई हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो भी सर्च करते हो उसकी सही से एक्यूरेट वैल्यू देता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत कम या बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं जहां पे मशीन आपका सही आंसर नहीं देती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस चैट जीपीटी, व्हाई इट इज मोर पॉपुलर? बिकॉज इट गिव्स द करेक्ट और एक्यूरेट आंसर। ओके, सो दैट इज व्हाई कि उसमें एक्यूरेट इनपुट्स दिए गए, दैट इज व्हाई वो आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा है और एक ट्रस्ट वर्दी सॉफ्टवेयर जो है वो बन चुका है। क्लियर? सो इन अ पर्टिकुलर एग्जांपल वी आर कंपेयरिंग डेटा टुगेदर फॉर मेजरिंग एंड लेंथ ऑफ स्मॉल बॉक्स इन सेंटीमीटर्स। देखो ये एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है और ये रियल वैल्यू है। ये रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, और ये इससे ऑब्जर्व की गई वैल्यूज है कुछ। तो दिस इज इनएक्यूरेट जो हमने मशीन को दी है। लेकिन वही अगर हम एक्यूरेट डेटा की बात करें तो एक्यूरेट डेटा में मशीन में भी वही सारी एक्यूरेट वैल्यू होना चाहिए जो मशीन ने ऑब्जर्व
की है जो कि रियल वैल्यू से मैच करेगी। तो रियल वैल्यू और जो ऑब्जर्व वैल्यूज है दे आर इक्वल, दे आर नियर अबाउट, मतलब एक पॉइंट का एक डेसिमल का चेंज दैट इज ओके। 3.56 तो 52, 53, 54, 56 आर देयर, बट यहाँ देखो 4, 5, 6 में रेशो में वैल्यूज जा चुकी है, तो दिस इज ऑब्जर्व वैल्यू इज रॉन्ग, है ना। समझ में आ गई बात। चलिए अब फीचर्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में केगल्स जो है ये बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट असाइंस अ यूजेबिलिटी स्कोर टू द डेटा सेट्स एंड आर प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट बेस्ड ऑन स्कोर्स गिवन बाय द यूजर्स ऑफ द डेटा। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर जो है बेसिकली आपको एक प्रॉपर डेटा सेट मिल जाएगा। अगर आप जाके एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वहां आपको प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में मिलेगी, है ना। तो जो ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप जो है इसकी रिसर्च कर सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल जस्ट। तो अगर हम अभी फीचर्स की बात कर लें तो फीचर्स में हमने क्या देखा, एक्यूरेसी, क्लीनलीनेस और देन स्ट्रक्चर। ये तीन चीजें बहुत मैटर करती है। अगर इन तीन चीजों का ध्यान में रखकर हम मशीन में कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं तो आपका एआई मॉडल एक्यूरेट आंसर रिजल्ट करता है, ठीक है, रिटर्न करता है। अभी फीचर्स ऑफ डेटा पे आ जाए तो यहाँ पे दो टाइप से हम बोल सकते हैं कि डेटा के फीचर्स जो है जरूरी होते हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट। अब ये क्या हुआ मैम, इसको कैसे समझोगे। तो डेटा फीचर्स can be characteristics or properties of data to describe each piece of information in a data set। डेटा सेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली कैसी है, किस तरीके से है, स्टोर है, वो चीजें हमारे लिए मैटर करती है। सपोज स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं तो टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर है, इंटीजर में, कैरेक्टर्स में, फ्लोट्स में, इसमें स्टोर है, ठीक है। लाइक स्टूडेंट का नेम, एज, जेंडर, ग्रेड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एक पर्टिकुलरली डेटा सेट्स के फॉर्मेट में आपको वैल्यूज वहां पे मिल जाती है। हो सकता है कि इसमें कुछ इमेज भी हो, फोटोग्राफ्स भी हो इमेज स्टूडेंट के, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करोगे आप दो तरीके से। फर्स्ट है यहाँ पर इंडिपेंडेंट और सेकेंड है यहाँ पर डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है मैम, ध्यान से समझना। इनपुट करते हो आप कोई भी वैल्यू, वो प्रोसेस होती है, देन यू विल गेट द आउटपुट, ठीक है जी। तो इनपुट जितना भी दे रहे हो ये सब क्या होता है, जो इनपुट आप दे रहे हो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती है। कैसी वैल्यूज होती है, वो इंडिपेंडेंट। लेकिन जो आउटपुट आपको मिल रहा होता है वो डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करेगा भाई, इनपुट पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये भी एक क्वालिटी, ये भी एक फीचर होता है डेटा का कि जैसा आप इनपुट दे रहे हो वो तो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, बट यदि आप आउटपुट गेन करते हो तो वो तो आपके इनपुट पर ही डिपेंड करेगा ना। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है, जैसे 36, 35 मास्टर्स, हाई सिंगल, ये कुछ वैल्यूज है, ये कुछ डेटा है जो रिकॉर्ड्स है हमने एंटर किए। अब एआई मॉडल इन्हीं वैल्यूज पर, इन्हीं पर्टिकुलर डेटा पर क्या है, आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। तो दिस आउटपुट इज बेस्ड ऑन और डिपेंडेंट ऑन दिस इंडिपेंडेंट वैल्यूज। तो इंडिपेंडेंट फीचर आर द इनपुट टू द मॉडल। जो मॉडल में आप एआई मॉडल में इनपुट दे रहे हो उसके फीचर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर द इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड टू मेक प्रेडिक्शंस। ये वही इंफॉर्मेशन होती है जिससे मशीन प्रेडिक्शंस लेती है, जिससे मशीन प्रेडिक्शंस बनाती है, मशीन प्रेडिक्ट करती है। और डिपेंडेंट फीचर्स की बात करें ऑन द अदर हैंड तो ये वो आउटपुट होते हैं जिससे मशीन रिजल्ट जनरेट करती है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। Okay, what the machine takes the input, on the basis of that input machine gains the output. Clear? Okay, चलिए समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से। ये एक एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है, वही जो सेम एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया ना, 36, 35 मास्टर्स, हाई सिंगल। तो यहाँ पे देखो ये टेबल में आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज द एज, एजुकेशन, इनकम, मार्शल स्टेटस ऑफ द पर्सन्स, और उसके बेसिस पे फिर आपको ये आउटपुट जनरेट होकर मिल रहा है। तो इंडिपेंडेंट फीचर्स मार्क्ड बाय द रेड एंड डिपेंडेंट फीचर्स आर मार्क्ड बाय द ग्रीन कलर्स। Clear? तो independent features based on input and dependent features generates outputs and it is based on the inputs. Okay? Now data processing and interpretation. अभी डेटा को प्रोसेस करने के पहले तक, मशीन जो डेटा प्रोसेस कर रही है उसके पहले तक हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जिसके बेसिस पे मशीन को डेटा दिया जा सके, वो पढ़ लिया। अब डेटा प्रोसेसिंग की बात करें और डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मशीन डेटा को प्रोसेस कैसे करेगी और समझेगी कैसे। इंटरप्रेट करना मतलब वो डेटा जो उसने प्रोसेस किया है उसको किस तरीके से समझाना है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो अगर इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आजकल के वर्ल्ड में यदि हम बात करें तो क्या आप ये आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि निकी एक गर्ल है, शी हैज 7 कैंडीज एंड रुचि इज अनदर गर्ल, शी हैज 4 कैंडीज। Okay, now how many candies do Nikki and Ruchi have in total? Okay, we can answer this question using data processing. हम इनका आंसर कैसे कर पा रहे हैं,
डेटा प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में। ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ पता है कि इसके पास 7 कैंडी है, इसके पास 4 कैंडी है, और इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो एक नया वैल्यू आपके पास में निकल के आएगा। अगर ये 7 और 4 आपने सही सही वैल्यूज दी हुई हैं तो मशीन उसको सही से एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा और आपको सही आंसर जनरेट करके देगा। सो वी शुड गेट मोर कैंडीज, सो बोथ निकी एंड रुचि हैव एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज। ध्यान से समझ आए, यहाँ पर अगर हम मोर कैंडीज को ऐड कर दें तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ कैंडी होना चाहिए, तो किसमें आप ऐड ऑन करोगे? ठीक है, नाउ हाउ मेनी कैंडीज शुड दे गेट, एंड वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग द अबव डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, ये जो आंसर आपने निकाला कि दोनों के पास में टोटल कितनी कैंडीज है, वो डेटा प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में निकाला, यहाँ एडिशन हुआ और फिर आंसर जनरेट हुआ। लेकिन अब दोनों के पास में से इक्वल कैंडीज किसके पास में जाना चाहिए, मतलब अगर हम ऐड ऑन करें तो इक्वल कैंडीज कितनी होगी, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर होगा। वही चीज अगर मैं आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी क्लास में टीचर ने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए, उन 10 क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया, समझ भी लिया। सेकेंड डे टीचर ने आपसे वो 10 क्वेश्चन पूछे, तो अब क्लास में वही स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे जिन्होंने उन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से लिखा होगा, केयरफुली उसको याद किया होगा। तो आप क्या कर पा रहे हो, सही से आंसर जनरेट कर पाओगे और जैसा टीचर ने पढ़ाया वैसा बता पाओगे। तो डेटा प्रोसेसिंग में जब आपने टीचर की बात को सुना और समझा, दिस इज प्रोसेसिंग। जब टीचर ने फीडबैक लिया, आपसे क्वेश्चंस अराइज किए और उसी चीज के बारे में वापस पूछा, सो दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन, कि आपने कैसे समझा और आप उसको किस तरीके से आउटपुट कर पा रहे हो। सिमिलरली एआई मॉडल्स में भी होता है, हम मशीन में क्या इनपुट दे रहे हैं, मशीन उसको प्रोसेस करें, दिस इज प्रोसेसिंग। अब जब मशीन से आप आउटपुट एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो मशीन उसी चीज को कितने अच्छे से समझ पाई और कितना अच्छा आंसर आपको दे पा रही है, एक्यूरेट आंसर दे पा रही है, दिस इज इंटरप्रिटेशन। सेम एग्जांपल चैट जीपीटी का ही ले लो, इसको तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। भाई आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, तो चैट जीपीटी ने वैसा ही आंसर दे दिया। अब आपके हिसाब से वो आंसर नहीं था, भाई मशीन को जैसा आपने इनपुट दिया वैसा उसने आउटपुट दिया। अब आप चाहते हो कि आपको कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ में डिटेल में आपको आंसर चाहिए, तो आप जैसा उससे पूछोगे वैसा वो आउटपुट जनरेट करके देगा। सो दिस इज इंटरप्रिटेशन, की मशीन को भी समझाना होता है हमें कि हमें क्या चीज चाहिए। ओके, सो डेटा प्रोसेसिंग रिलेट्स टू ऑपरेटिंग ऑन डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेट्स टू एनालाइजिंग डेटा टू अराइव द मीनिंगफुल डिसीजन। अंडरस्टूड? ये अच्छे से समझ में आ गया कि मशीन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करे, दिस इज डेटा प्रोसेसिंग, और एक मीनिंगफुल डिसीजन ले, दिस इज नोन एज डेटा इंटरप्रिटेशन। क्लियर? तो डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो इट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड रॉ डेटा, जो भी रॉ डेटा आपने दिया उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, दिस इज डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड नाउ व्हाट अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट ऑफ डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड। जो डेटा प्रोसेस्ड है उससे एक सेंस निकल के आना, उससे आउटपुट जनरेट करना, दिस इज नोन एज डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां से कोई क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर आपकी मशीन कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वही सेम एग्जांपल कि टीचर ने आपको कोई टॉपिक समझाया या कोई 10 क्वेश्चंस करवाए, दूसरे दिन जब आपसे वो क्वेश्चंस पूछे गए तो आप एक सही आंसर कर पा रहे हो, मींस कि हियर इट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जो एक क्रिटिकल क्वेश्चंस को या हर तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करने में कैपेबल है। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? सो मोर देन 60% ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स डेटा, है ना। जो स्पोर्ट्स डेटा आपने कलेक्ट किया है, जिस स्पोर्ट्स डेटा पे आपने पूरी रिपोर्ट बनाई है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा हम ये रिजल्ट पे पहुंच पा रहे हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि उस रिपोर्ट के अनुसार 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। इसके पहले आपको कुछ डेटा तो चाहिए होगा ना, प्रोसेस डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इंटरप्रेट द डेटा। ओके, आ गई बात समझ में अच्छे से? चलिए, अंडरस्टैंडिंग सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू डेटा। अगर डेटा से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स आए तो सबसे पहले आता है एक्वायर्ड डेटा, डेटा को कलेक्ट करना होता है। अगर डेटा आपने अलग अलग डेटा सोर्सेज से कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आ जाती है दूसरी स्टेप, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। मशीन उस एक्वायर्ड डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग डेटा को एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? डेटा को एनालाइज किया जाता है ना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है कि करेक्ट है या नहीं है, और यदि करेक्ट होता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम फाइंडिंग्स तक पहुंचते हैं, उसके बाद में हम उसको रिलीज करते हैं ताकि और भी लोग उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उस आउटपुट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड एट लास्ट द डेटा प्रेजेंटेशन। इन दिस स्टेप यू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप आइडियाज ऑफ एविडेंस इन अ लॉजिकल वे। सो दिस ऑल आर दी रिलेटेड कीवर्ड्स जो कि डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो वो देखो एक एक करके पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, एक्वायर, देन प्रोसेस, देन एनालाइज, देन इंटरप्रेट, देन प्रेजेंट।
ठीक है, जो आपने एक्वायर किया, जो आपने प्रोसेस किया, फिर आपने क्या एनालाइज किया, उसको कैसे इंटरप्रेट करा, कैसे समझा, और अब आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। सेम चीज अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है जिसपे आपको काम करना है, तो सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे, उसके लिए डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद में आप उस पर काम करना शुरू करोगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट करोगे। प्रोसेसिंग हो गया तो आप जितना बन गया उसको एनालाइज करोगे कि ये सही से बना है या नहीं बना है, और यदि एक बार सही से बन जाता है तो उसको समझोगे, है ना। समझने के बाद आप उसको दूसरों को समझाने की भी कोशिश करोगे। इसके लिए क्या प्रेजेंटेशन वे आप यूज करोगे, ग्राफ्स के फॉर्मेट में समझाओगे, प्रेजेंटेशन बना के समझाओगे, ओरली समझाने वाले हो, व्हाट आर द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इट डिपेंड्स। ओके, सो दीज आर द प्रोसेस। क्लियर हुआ। नाउ मेथड्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो डेटा प्रोसेसिंग की हो गई। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ डेटा देयर आर टू वेज टू इंटरप्रेट डेटा। दो तरीके की जो अभी हमने टाइप्स ऑफ मेथड देखी कि प्राइमरी सोर्स से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, सेकेंडरी सोर्स से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, है ना। वही उसके बेसिस पर यहाँ पे दो टाइप की मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू हम डेटा को समझते हैं। पहला हो गया क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वालिटेटिव। वही क्वांटिटेटिव की बात की जाए तो ये आ जाता है आपका न्यूमेरिक डेटा, और वही क्वालिटेटिव की बात आ जाए तो ये हो जाता है आपका टेक्सचुअल डेटा, जो मैंने अभी आपको समझाया, होपफुली समझ में आया होगा, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन मेथड्स की, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बेटा क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन होता है और क्वालिटेटिव होता है। अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स के फॉर्मेट में आप जो बेसिकली पहले क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं ना। क्वालिटेटिव की बात करें तो इमोशंस, फीलिंग्स ऑफ अ पीपल, ये जो डेटा टेल करता है, बताता है, वो क्वालिटेटिव होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिस भी किसी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो ऑनलाइन, अमेजोन पे देखते हो, फ्लिपकार्ट पे देखते हो, तो उसके रिव्यूज देख लेते हो पहले, है ना। कोई रेस्टोरेंट जाना है तो वो रेस्टोरेंट की रेटिंग्स देख लेते हो। अंडरस्टूड दिस थिंग कि लोगों का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कि उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की या उस पर्टिकुलर चीज की रिपोर्ट कैसी है, उसका क्वालिटी कैसी है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग्स वी विल use these things. Okay, now for example again कि कोई पिज्जा हट है, मान लो, जो आप बेस्ट है कि डोमिनोज एंड जितने भी पिज्जा हट वगैरह होते हैं वहां पे आपको बेस्ट क्वालिटी किसकी होती है। तो फॉर एग्जांपल पिज्जा टॉपिंग्स हियर आर सो टेस्टी। कुछ लोग पिज्जा की टॉपिंग्स देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वेज फार्म हाउस पिज्जा इज बेस्ट हियर। वेज फार्म हाउस जो है वहां का पिज्जा बहुत बेस्ट है। कुछ लोगों ने कहा यार यहाँ का पिज्जा बहुत बेस्ट है, राइट। जिम एंड हिज फ्रेंड्स आर रेगुलरली कस्टमर्स, वेज फार्म हाउस पिज्जा इज अ पॉपुलर चॉइस। जिम और उसके जो फ्रेंड्स है वो रेगुलरली उसी वेज फार्म हाउस पिज्जा को चॉइस करते हैं कि दिस इज वेरी मच पॉपुलर। तो ऑन द रिव्यूज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि जो है जेम और उसके फ्रेंड्स ने इस रिव्यूज के बेसिस पर ही ये डिसाइड किया कि हमें वेज फार्म हाउस का पिज्जा खाना चाहिए, इसके रिव्यूज बेटर है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। अंडरस्टूड। तो दिस इज अ क्वालिटेटिव जो है डेटा इंटरप्रिटेशन होता है कि हम चीजों की क्वालिटी देखकर, रिव्यूज देखकर, रेटिंग्स देखकर जो है डिसीजन लेते हैं। अंडरस्टूड। तो अगर हम इसकी मेथड्स की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड को रखा जाता है, रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है। दिस मेथड यूजेस द एग्जिस्टिंग रिलायबल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर सिमिलर सोर्सेस इन्फॉर्मेशन एज डेटा सोर्स। इट इज सिमिलर टू गोइंग टू अ लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरी जाते हो तो क्या करते हो, लाइब्रेरी में सारी चीजें पहले से स्टोर होती है ना। लाइब्रेरी में बाकायदा आप देखते हो कि शेल्फ बने होते हैं, सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास के अकॉर्डिंग बुक्स पहले से वहां स्टोर होती है, तभी जाकर आप उसको एक्सेस कर पाते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, कोई रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो तो वहां पे आपको गूगल फॉर्म फिल करने को कहा जाता है, फीडबैक फॉर्म देने को कहा जाता है कि आप वहां पे रेटिंग्स और रिव्यूज देकर जाओ, ताकि वो बेसिकली उनके फर्दर डेटा पर डिपेंड कर सके। ओके, कमिंग डेटा पर। नाउ सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन। In this method, the participant, their behavior and emotions are observed carefully. Case studies in this method, data is collected from case studies. अलग-अलग case studies से डेटा को कलेक्ट करना, ऑब्जर्व करना। फोकस ग्रुप्स, अभी देखा आपने इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पे जो एक ग्रुप्स ऑफ स्टडीज या केस स्टडीज से जो आंसर मिल रहा है, जो रिव्यूज मिल रहे हैं, उसके बेसिस पर इस ग्रुप ऑफ पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया। तो दिस इज अगेन अ मेथड ऑफ data collection, right? On the basis of this group discussion or relevant topic, we can collect the data. Longitudinal studies. This data collection method is performed on the same data source repeatedly over an extended period. Okay, and one-to-one interviews. This is another important method. Data is collected from one-to-one interview. वन टू वन इंटरव्यू के बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। और इस डेटा को फिर आप स्टोर करवा सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टोर डेटा वी कैन टेक अ डिसीजन। अंडरस्टूड। चलिए बढ़े आगे। अब 5 स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने की भी 5 स्टेप होती हैं। पहला कि जो कलेक्टेड डेटा है
वो कैसा होगा, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड वे में है या नहीं है, अगर डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करना, सेट अ कोड टू अ डेटा कलेक्टेड है तो उसको प्रॉपरली कोड किया जाए, एंड एनालाइज योर डेटा एंड रिपोर्टिंग. सो दीज आर द स्टेप्स टू क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस. ठीक है, अब आ जाएंगे हम क्वांटिटेटिव पर. तो क्वालिटेटिव अच्छे से समझ में आ गया. देन वी कम ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन. अब क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, तो क्वांटिटी के बेसिस पर. फॉर एग्जांपल हियर देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज सीजीपीए, दिस इज कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट. ऑब्वियसली बात है, आप भी क्लास 9th में हो, अब 10th में आ जाओगे तो आपके कितने सीजीपीए बनना है, 10 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, तो इसको एक क्वांटिटी में हम मेजर कर पा रहे हैं और उस बेसिस पे हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. जिसका ज्यादा अच्छा सीजीपीए होगा वो ज्यादा अच्छे ग्रेड से पास आउट होगा. ऑब्वियसली बात है, हमने एनालाइज कर लिया, ग्रेड देखकर, वो नंबर देखकर हमारे दिमाग में ये चीजें फिक्स हो चुकी हैं. नाउ काउंटर नंबर ऑफ वेबसाइट विजिट. अब ये देखते हो कि कितने नंबर ऑफ पर्सन ने एक वेबसाइट को विजिट किया है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे, जितनी ज्यादा बार वेबसाइट को विजिट किया जाएगा, उतनी पॉपुलर वेबसाइट होगी. तो ये हम क्या कर लेते हैं, ये हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं चीजों को. मशीन भी ऐसे ही इंटरप्रेट करती है. ठीक है, तो वेब ट्रैफिक इसको कहते हैं. अगला, रिकॉर्डिंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास. क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबकी हाइट को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि कितने परसेंट स्टूडेंट है जिनकी हाइट इस पर्टिकुलर वैल्यूज में बिलोंग कर रही है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो हाइट जिनकी इतने से इतने सेंटीमीटर में बिलोंग कर रही है. अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट विल बी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द सुटेबल टेबल्स एंड चेयर्स फॉर द स्टूडेंट्स. अब उनके हाइट के बेसिस पर हम जो है क्लास में क्या करेंगे, टेबल और चेयर को अरेंज कर पाएंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन टेक एनी डिसीजन. Okay, we can interpret the data and take any decision, solve the problem. So this is known as quantitative data interpretation. ठीक है, अब क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए, ये तो समझ में आ गया होता क्या है, लिखोगे क्या, तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, इट हेल्प्स अस टू आंसर क्वेश्चन लाइक व्हेन, हाउ मेनी एंड हाउ ऑफन. When, how many and how often. This is the quantitative data analysis question answers. Okay, for example, how many numbers of likes on the Instagram post. आपके Instagram post कितनी पॉपुलर है वो पता चलेगा उसके नंबर ऑफ लाइक्स पर, नंबर ऑफ कमेंट्स पर. अंडरस्टूड दिस थिंग. सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके बेसिस पर हम क्वालिटी का पता लगाने की कोशिश करते हैं. ओके, अब इसकी भी कुछ मेथड्स होती है. क्वांटिटेटिव डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है उसकी मेथड्स. सबसे पहले वही इंटरव्यूज, क्वेश्चनायर्स के थ्रू आप जो है डेटा को कलेक्ट करते हो. ठीक है, ये सबसे मेन, सबसे कॉमन टाइप की मेथड होती है कि इंटरव्यूज के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, पोल्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करवा सकते हो, क्विजेस वगैरह जो होते हैं, पोल्स जो होते हैं जिससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछकर, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस ऑन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड लॉन्गिट्यूडनल. ये दोनों में सेम है ना, दोनों में लगभग सेम मेथड्स हैं. स्टडीज के थ्रू, मतलब आप प्रीवियसली जो आपने स्टडी किया उसके बेसिस पर. सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर्स, दीज आर दी वही, ये सब वही हो गए प्राइमरी डेटा सोर्स, है ना, जो डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है. तो ऐसे आपको यदि क्वेश्चन आया एग्जाम में तो लिखकर आना पड़ेगा. नाउ 4 स्टेप्स टू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस. क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस की 4 स्टेप्स क्या हो गई. पहली स्टेप, रिलेट मेजरमेंट स्केल विद वेरिएबल्स. सेकंड, कनेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद डेटा. थर्ड, डिसाइड अ मेजरमेंट स्केल. एंड फोर्थ, रिप्रेजेंट डेटा इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट. इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है. ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है. ऐसे कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं करोगे भाई, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में प्रॉपर तरीके से आप कलेक्ट करोगे ना, कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट कि हाउ द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस विल बी डन. अब यदि एग्जाम में आया डिफरेंस, है ना, तो टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल आया तो स्टार्टिंग में बता दिया क्या डिफरेंस लिखोगे. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आया तो अब क्या डिफरेंस लिखोगे. ये वही सेम डिफरेंस है, लगभग दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग है लेकिन काम तो बिल्कुल एक ही जैसा है. ये कैटेगरियल होता है, मतलब यहाँ पे टेक्सचुअल आप वैल्यूज को ऐड करते हो, और ये न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पे नंबर्स का यूज किया जाता है. प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू फीलिंग्स एंड इमोशंस. इसमें फीलिंग्स और इमोशंस के बेसिस पर जो है डिसीजन लिया जाता है. एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू क्वांटिटी, या क्वांटिटी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है. आंसर हाउ एंड वाई, या हाउ और वाई के क्वेश्चन के आंसर किए जाते हैं. यहाँ पे व्हेन, हाउ मेनी एंड हाउ ऑफन इसके आंसर किए जाते हैं. इसकी मेथड्स हो गए इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स. इसके मेथड्स हो गए असेसमेंट, टेस्ट, पोल्स एंड सर्वेज. ओके, एग्जांपल क्वेश्चंस की बात कर ले तो व्हाई डू स्टूडेंट्स लाइक अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, ये उनका व्यू है. हाउ एंड वाई. सो दिस आर दी qualitative data interpretation, right? या why you are like this restaurant, okay? और वही बात करें quantitative की तो how many student like attending to online class. ऑनलाइन क्लास को कितने स्टूडेंट है जो कि अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर्स में आंसर आएगा, यहाँ पे टेक्सचुअल फॉर्मेट में आंसर आएगा. अंडरस्टूड दिस थिंग. बेस्ट
आंसर इज हियर इफ दिस क्वेश्चन विल कम, दिस इज इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी डेटा जो है बेसिकली हमने समझ लिया प्रोसेसिंग के बारे में, अभी डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 टाइप हो गए, ठीक है। पहला हो गया आपका टेक्सचुअल डेटा, टैबुलर डेटा एंड ग्राफिकल डेटा। अभी हमने क्या देखा था इसके पहले जो हमने समझा था वो था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। अब समझ रहे हैं हम यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट कैसे करोगे, ये डेटा को समझोगे कैसे। यहाँ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए टेक्सचुअल फॉर्मेट में डेटा प्रेजेंट होगा, टैबुलर फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में। ये जो आउटपुट वाला फेज आएगा ना इंटरप्रेट करने के बाद, ये वो वाली चीज है, समझ में आई बात। तो अगर आप टैबुलर डेटा टेक्सचुअल डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हो तो यहाँ पे डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट फाइल में रिप्रेजेंट करते हो, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। मान लो बहुत लार्ज पैराग्राफ लिखा हुआ है, 10 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा वहां पर, और उस चीज को समझोगे भी नहीं आप। बिल्कुल वही सेम चीज यहां पर भी दी हुई है कि आप जितना रीड कर सकते हो, है ना, और जितना शॉर्ट पैराग्राफ होगा वो उतना ज्यादा इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। सो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा। लार्ज डेटा के लिए टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन सुटेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन अ साइंस ओलंपियाड क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स obtained the perfect score of 50, 10 student got 45 and above, 40 student got 8 okay, 15 student got 40 and 8 student got 30 and 6 student scored 20 and above 3 got 19। अभी देखो इस डेटा के बेसिस पे जो इंटरप्रेट किया गया, इस डेटा के बेसिस पे जो रिजल्ट निकाला गया वो कुछ ऐसा था, मोर देन 60% ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड 80% मार्क्स इन द ओलंपियाड, है ना। तो हमने इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया और इस तरीके से इन शॉर्ट जो है डिसीजन ले लिया। क्लियर, मशीन भी ऐसा ही करती है। अब अगर छोटी इंफॉर्मेशन होगी पैराग्राफ में लिखी होगी तो ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाओगे। अब बात आती है टैबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन की। अगर टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है तो मशीन को डिसीजन लेना और आसान हो जाता है। तो इफ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन सिस्टमैटिकली इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, लाइक फर्स्ट टाइटल ऑफ टेबल आ जाएगा, फिर आपका जितने भी आपने रो कॉलम्स बनाए हुए कॉलम्स में हेडिंग्स आ जाएंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमने टेबल बनाई है आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर की, जिसमें कॉलम आ जाएगा ईयर, सैलरी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट, लोन, टैक्सेस, और इसके अंदर जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी वो बेसिकली इनसे ही रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका टेबुलर फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेंटेन की जाती है। और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, इसको इंटरप्रेट करना, यहां से डेटा एक्सेस करना काफी इजी होता है। अगर इसको हमें इंटरप्रेट करना होगा तो कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो इसको आप ग्राफ के फॉर्मेट में इंटरप्रेट कर सकते हो, लाइक दिस। देखो बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस वे में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो थर्ड आ जाता है आपका ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ग्राफिकल डेटा इंटरप्रिटेशन में आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को। पाई चार्ट के फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, अलग अलग सेक्शंस बनते हैं। जो सेक्शन ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा परसेंटेज में यहाँ पे वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई, वो ज्यादा हाईएस्ट स्कोर का माना जाता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट पाई चार्ट, जिसमें बेसिकली सर्क्यूलर चार्ट में हम जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और अलग अलग पार्टीशन यहाँ पे होते हैं। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक इंडिविजुअल पार्टिकल में शो किया जाता है, पार्टीशन में शो किया जाता है, सेक्शन में शो किया जाता है, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसी वैल्यू के। तो टोटल कितना होता है सर्कल, आपको पता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको टोटल वही बोलते हैं कि अगर ये 360 डिग्री है तो इसको आप अलग अलग वैल्यूज में डिवाइड करते हो। दिस इज हाउ अबाउट पाई चार्ट, ओके, जो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। नाउ लाइन चार्ट क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है टेबुलर फॉर्मेट में उसको लाइन चार्ट के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये लाइन यदि ऊपर जा रही है मतलब प्रोग्रेस हो रही है, लाइन यदि नीचे आ रही है मतलब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नहीं हो रही है, डाउन में आप जा रहे हो। तो इस तरीके से हम इसको देखकर चीजें इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो इट शोज द चेंज इन क्वांटिटी ओवर टाइम। ओवर टाइम आपकी क्वांटिटी कहाँ चेंज हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हुई, यहाँ ग्रोथ हुई, यहाँ ग्रोथ हुई, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे आप देखो ग्रोथ नहीं हो रही है, डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है। ओके, समझ में आई बात। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर लें तो पहले तो प्रेजेंट कैसे करना है वो समझ में आ गया। ग्राफ्स में प्रेजेंट कर सकते हो, टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो, और उसी के साथ में आप इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में भी प्रेजेंट कर सकते हो। इनकी सबकी लिमिटेशन है, इनके सबके एडवांटेजेस है। ओके, नाउ एट लास्ट द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज, इसके बाद ही सेशन खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है मैम,
आखिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो जरूरत पड़ती है मैम कोई डिसीजन लेना होगा तभी। अभी मशीन डिसीजन कैसे लेती है, आप डिसीजन कैसे लेते हो? आपको यदि डिसीजन लेना होगा, मान लो कि मैंने 2 रास्ते बना दिए है ना, आपको सपोज यहां से, ये सपोज आपका होम है और आपको इस होम से अपने स्कूल तक पहुंचना है, तो आपके स्कूल पहुंचने के 2 रास्ते हैं, पहला वे ये है, दूसरा वे ये है। अब इन दोनों तरीके में से आप कैसे पता करोगे कि आपको दोनों में से किस रास्ते तक जाना है? तो इन दोनों रास्ते का पहले डेटा आपके पास में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों रास्ते सही है या नहीं है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि दोनों में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ना, कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं, कंस्ट्रक्टेड रोड भी सही है या नहीं है। तो ये डेटा जब आपके पास में होगा, ये नॉलेज आपके पास में होगा, तभी तो आप क्विकली आंसर कर पाओगे और सिलेक्शन कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे कि भाई फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पे सब चीज अच्छी है और यहां से हम आसानी से स्कूल पहुंच जाएंगे, ज्यादा रश भी नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल वैसे ही मशीन को भी डेटा इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी होता है क्योंकि वो डिसीजन ले पाती है। दूसरा, अ डिसीजन इज ओनली एज गुड एज द नॉलेज इट इज बेस्ड ऑन। अगेन वही चीज जो शुरुआत से मैंने कही थी कि मशीन किसी चीज का डिसीजन लेती है, आउटपुट लेती है, वो सही तभी होगा जब उसमें सही डेटा फीड किया होगा। ठीक है, सो रिमेंबर द हाइट ऑफ एग्जाम्पल, जो हमने हाइट वाला एग्जाम्पल लिया था। सिंस द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इज नोन, स्कूल कैन कस्टम डिजाइन द चेयर्स एंड टेबल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास। अब मान लो कि जो हाइट मेजरमेंट है वो ही गलत लिया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेबल चेयर्स वगैरह बनेगी वो सब गलत बन जाएगी। बात समझ में आई? तो जो डिसीजन लिया गया टेबल चेयर बनाने का क्लास में स्टूडेंट के हाइट के बेसिस पर, अगर वही डेटा ही गलत होगा या वहां भी कुछ प्रॉब्लम होती है, इनएक्यूरेसी होती है, तो जो फाइनल डिसीजन होगा उसको लेने में भी प्रॉब्लम होगी और वो आउटपुट भी आपका गलत होगा। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। दूसरा, रिड्यूस्ड कॉस्ट। अभी कॉस्ट का क्या लेना देना है मैम? सुनो, आइडेंटिफाइंग नीड्स कैन लीड टू रिडक्शन इन कॉस्ट। मीन्स कि रेस्टोरेंट ओनर कुड डिसाइड टू ड्रॉप और मॉडिफाई सम डिशेस ऑफ द मेन्यू विच aren't popular or have got bad reviews। अभी देखो, रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो उन पर्टिकुलर डिशेस को कम बनाना प्रेफर करेगा जिस पर रिव्यूज नहीं है। सपोज मान लो कि उसके पास में चाइनीज का जो है पूरा कंप्लीट सेट है, वो चाइनीज आपको प्रोवाइड करता है। अब उस चाइनीज में मंचूरियंस या हम बोले नूडल्स जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसी की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो वो बाकी अदर चाइनीज क्यों बनाएगा जब वो सेल ही नहीं होते हैं? तो इससे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अननेसेसरी वो उन चीजों को नहीं बनाएगा जिससे उसका लॉस होगा। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। ओके, identifying needs, this is the third and important thing. We can identify needs of people by data interpretation. Data interpretation के बेसिस पर हम लोगों की जरूरतें पता कर पा रहे हैं। अगर वही सेम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लूं तो वेज फार्म हाउस पिज्जा इज अ पॉपुलर चॉइस अमंग द एज ग्रुप ऑफ 8 to 10। 8 to 10 एज के जितने भी पर्सन्स हैं या चिल्ड्रंस हैं उनको वेज फार्म हाउस पिज्जा पसंद है। वाई? बिकॉज जो प्रीवियस डेटा उन्होंने देखा, जो प्रीवियस लोगों के जो रिव्यूज थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम क्या बोल पा रहे हैं कि लोगों की नीड को समझ पा रहे हैं। ओके, मशीन आइडेंटिफाई कर पा रही है नीड को। अंडरस्टूड दिस थिंग? चलिए, तो इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं एंड होपफुली आपको डेटा लिटरेसी का टाइप्स ऑफ डेटा वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, दैट हाउ मशीन एक्वायर डेटा, हाउ मशीन टेक्स डिसीजन ऑन डेटा एंड हाउ मशीन्स प्रोवाइड द आउटपुट। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ समझी? डेटा एक्वायर से लेकर डेटा इंटरप्रिटेशन तक और उसके बाद जनरेट आउटपुट और डिसीजन तक। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं है? डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में और इसकी क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे, क्योंकि असली जो प्रॉब्लम होती है मैम, समझ तो सब आ जाता है लेकिन लिखना नहीं आता अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो यदि चाहते हो अगला वीडियो देखना तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS सभी सब्जेक्ट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये बात यदि अभी तक आपने अपने सीनियर्स को नहीं बताई है तो बता दो और शेयर कर दो, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।